नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं भाजपा की केंद्रीय राजनीति बनाम योगी आदित्यनाथ पर चर्चा करना चाहेंगे। पहले तो योगी जी के बारे में थोड़ा सा जान लें, फिर उस पर विशेष प्रकाश हम लोग डालें। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर के महंत के साथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वह 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के 21वीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। वह 1998 से 2017 तक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गोरखपुर से 5 बार सांसद के रूप में लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया है। आदित्यनाथ गोरखपुर मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी हैं। महंत अवैधनाथ 1962, 1967, 1969, 1974 और 1977 में विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व किया और 1970 में निर्दलीय और 1989 में हिंदू महासभा और 1991 में और 1996 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गोरखपुर का प्रतिनिधित्व सांसद के रूप में किया है। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को हुआ। इनका मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। यह उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। पुश्तैनी घर इनका उत्तराखंड है। 18 सितंबर 2017 से 22 मार्च 2022 तक ये विधान परिषद के सदस्य रहे और 2022 के विधानसभा चुनाव में गोरखपुर सदर सीट से इनको विधायक के रूप में जीत मिली। इनके पिता आनंद बिष्ट के ये 5वीं संतान के रूप में इनका जन्म हुआ। इनका नाम पड़े अजय सिंह बिष्ट। यह 7 भाई बहनों में 5वें नंबर के थे। 15 फरवरी 1994 को यह महंत अवैधनाथ से जब दीक्षा लिए तो ये अजय सिंह बिष्ट से ये बन गए योगी आदित्यनाथ। यह है इनका गोरखपुर का परिचय है। अब ये गोरखपुर से लखनऊ चले गए हैं। अब ये देश की राजनीति को जोतते हैं और भाजपा के स्टार प्रचारक में एक हैं। जब भी किसी राज्य में विपत्ति आती है तो स्टार प्रचारक के रूप में ये जाते हैं। इतना परिचय से यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इनका कोई मतलब नहीं है। ये जो कुछ भी हैं वो गोरखपुर के महंत के नाते हैं और इनका पहचान वही है। इनके गुरु अवैधनाथ थे। इस प्रकार से इनका व्यवस्था। अब योगी आदित्यनाथ किसी परिचय के मोहताज नहीं हो गए हैं। जहां भी चुनाव होगा स्टार प्रचारक होंगे। जहां भी हिंदुत्व का वोट पोलराइज करना होगा इनको बुलाया जाता है। पार्टी उस समय इनको बेसब्री के साथ पुकार करती है और ये भी बड़े धूमधाम से वहां प्रचार करने के जाते हैं। वाणी में ओज लय तेज है, पोलराइजेशन की क्षमता है। निश्चित रूप से यह छोटे कद का गेरुआ वस्त्रधारी जिसके पीछे इसके परिवार में कोई नहीं है, चूंकि ये महंत हैं, इन पर देश का विश्वास है। देश इनको नरेंद्र मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री के रूप में टकटकी निगाह से दिख रहा है। किसी से आप पूछेंगे तो भाजपा की तो बात छोड़ दें, भाजपा से अलग, भाजपा से इतर आम लोग कहेगा कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर देश का कोई अच्छा प्रधानमंत्री हो सकता है तो वो कहेगा कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ वही होगा। अब देखिए, चूंकि चुनाव की बात है और इसके बाद जब राजनीति में है तो जाति भी होगा। जाति के बगैर राजनीति नहीं हो सकता है।
इस प्रकार से देखें तो योगी आदित्यनाथ राजपूत जाति से आते हैं और उत्तर प्रदेश से राजपूत समाज के एक बहुत बड़े नेता जो दिल्ली में अभी रक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं राजनाथ सिंह हैं। उन्होंने भी प्रधानमंत्री पद के लिए टकटकी लगा के बैठे हुए थे। 2014 में भी उनकी मंशा थी कि शायद शिखर मेरे भाग से टूटेगा, ऐसा हुआ नहीं। 2019 में भी कुछ ऐसी उनकी मंशा थी, शिखर उनके किस्मत से टूटा नहीं। दूसरी तरफ दिल्ली में एक और व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री पद के लिए टकटकी निगाह रखते थे, लेकिन उनको कुछ ठिकाने पार्टी ने लगाने का काम किया है। उनका नाम है नितिन गडकरी। वो महाराष्ट्र से आते हैं, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। भाजपा के नेताओं क्या प्रधानमंत्री कहें और उनके सेकंड मैन जो है अमित शाह, 1 मिनट में उनको संसदीय बोर्ड से निकाल दिया। राजनाथ जैसे व्यक्ति का भी कुछ नहीं चल सका। बाकी लोग तो शायद पूछेगा कि संसदीय बोर्ड में और कौन कौन लोग हैं, तो आज के दिन नाम नहीं बता पाएगा। जबकि अटल जी का समय था तो सभी लोग जानते थे कि भाजपा का एक संसदीय बोर्ड भी है जिसका अपना एक मर्यादा है और उसमें वाद विवाद भी होता है, चर्चा परिचर्चाएं होती है। एक से एक बढ़ के उसमें थे और सबों को बोलने की स्वतंत्रता भी थी। अभी अगर कोई बोलेगा तो फिर उसका क्या हास्य होगा जानते नहीं। तो इस प्रकार की स्थिति है। इस प्रकार से पहली बार भाजपा को कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष को संसदीय बोर्ड से जगत प्रकाश नड्डा जैसा कमजोर राष्ट्रीय अध्यक्ष निकाल देता है और नितिन गडकरी जहर का घोट पीकर अपमानित होकर भी रह जाते हैं। और इनके कैबिनेट में मंत्री हैं, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, चूँकि उनके पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि न गोनू के लिए दूसरा गांव है और न गांव के लिए दूसरा गोनू है। इस प्रकार गोनू और गांव के बीच में भाजपा की राजनीति लटपटाई हुई रहती है। तो फिर हम देखें, अब की बार जो है बारी है आपके सल्टाने का, वो है योगी आदित्यनाथ का। भाजपा ने कई लोगों को टाइम टू टाइम सल्टाने का काम किया है, जिसमें कुछ लोगों का नाम हम बताएंगे। 2014 में आए तो लाल कृष्ण आडवाणी, फिर मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिन्हा, कीर्ति आजाद, कई लोगों को सल्टाने का काम किया। फिर इधर उमा भारती को भी ठिकाने गई। तो कुछ चंद नाम है जो हम आपको बता रहे हैं। राजनीतिक जो थैला है उसमें भरा पड़ा नाम है, उसको अभी उतना हम जाए नहीं। लेकिन फिर समय बदलते रहा। 2019 में फिर बात आ गई तो उमा भारती भी चले गए। कई लोग को निकाल दिया गया यह कहते हुए कि आपको अगर टिकट नहीं देंगे, आप 75 बरस से ज़्यादा हो गए, तो आप अपना इज्जत बचाना चाहते हैं तो आप स्वयं घोषित कर दीजिए कि मेरा उम्र 75 बरस हो गया है, अब हम इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार से कई भाजपा के नेता ने आंख से डबडबाते हुए आंसू भर के यह बात कह के निकल गए। उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो एक दो को तो भाजपा कहीं जाके समायोजित कर दिया और किसी को छोड़ दिया। तो जैसे कि उमा भारती को देख लिए, अभी भी एकदम ताल ठुके हुए हैं कि नहीं, हम जो है सो 2024 को चुनाव हर हाल में लड़ेंगे और नहीं होगा तो हम निर्दलीय लड़ेंगे। तो इस प्रकार से उमा भारती पूरा जोर लगाए हुए हैं। जोर लगाए भी क्यों नहीं। अब देखिए इसी प्रकार से अब उत्तर प्रदेश में हम आ जाए तो देखें, लेकिन इससे पहले ये देखें कि बीएस येदियुरप्पा को एक बार हटा दिया गया। आपका उम्र बहुत अधिक हो गया है, निकलिए निकलिए निकलिए, भागिए भागिए भागिए, भगा दिया। और जब अभी कर्नाटक का चुनाव आया, उससे चंद दिनों पहले जिस समय नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से हटाया गया, ठीक उसी समय येदियुरप्पा को जो 90-91 बरस के हैं उनको संसदीय बोर्ड का सदस्य बना दिया गया। इसीलिए कि काम के समय अपवाद हो जाता है, वहाँ भाजपा का सिद्धांत नहीं चलता है। भाजपा जब अवसर आएगा वहाँ सिद्धांत सब ताके पर, और जब काम उससे नहीं बनेगा, किसी को कट करना है, वहाँ सिद्धांत चट लागू हो जाता है। किसी को कट, सिद्धांत चट, इस प्रकार से भाजपा की राजनीति चलती है। तो गडकरी को जब कट करना था, येदियुरप्पा आ गए, गडकरी निकल गए, ये स्थिति रही। देखिए जब उत्तर प्रदेश की बात हो, फिर अभी थोड़ा सा हम गुजरात में देख लें। गुजरात में देखिए बड़ी चालाकी से
चाणक्य ने आनंदीबेन को ठिकाने लगाया, लेकिन आनंदीबेन जो थे वो नरेंद्र मोदी के निकटतम आदमी थे, ऐसा कहा जाता है। तो निकटतम होने का लाभ ही मिला, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री से उनका वहाँ राजनीति में सक्रिय रहती तो उनका वर्चस्व रहता, इसलिए उनका पंख कुतरने के लिए फिर जो है सो नरेंद्र मोदी के निकट होने के बावजूद उनको राज्यपाल बना दिया गया, और वो काफ़ी दिन से 5 वर्ष से अधिक समय से वो राज्यपाल हैं। आपने विजय रूपानी को देखा, एक बार में विजय रूपानी सहित उनका पूरा कैबिनेट बदल दिया जाता है, रूपानी जैसा सीधा मुंह देखते रह जाते हैं। यह वहाँ का स्थिति रहा। दिल्ली में देखिए हर्षवर्धन कहाँ चले गए, कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। आप जिधर जाएं उधर देखें वसुंधरा के ठिकाने लगाने की भरसक कोशिश हो गया है, हो सकता है इस इलेक्शन में लग ही जाए ठिकाने। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का, मध्य प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि 3 व्यक्ति, एक है शिवराज, एक है वहाँ का नाराज और एक है महाराज। तो शिवराज तो ठिकाने लग रहे हैं, नाराज तो कार्यकर्ता होता है, वो ठिकाने कभी लगता नहीं है। अब महाराज की भी बारी है ठिकाने लगने का। महाराज भी खुद के कांग्रेस में से आए थे, ये समझे नहीं थे कि हम कांग्रेस जैसा पार्टी छोड़ के कहाँ जा रहे हैं जहाँ की अथाह पानी है, उनको कोई था लगने वाला नहीं है। और कांग्रेस में तो पानी बिल्कुल वो घर के लोग थे। तो ये रहा महाराज की स्थिति। अब देखें इसके बाद हम चले वहीं मध्य प्रदेश में ही, तो प्रभात झा ठिकाने लग गए। नरेंद्र तोमर को भी ठिकाने लगाने के, जो कृषि मंत्री भारत सरकार में, उनका कैसेट रिलीज हो गया है, बेटा वाला क्या है, तो ये सब चल रहा है। देखिए उत्तराखंड में रमेश पोखरियाल निशंक कैसे ठिकाने लग गए। अब देखिए अब इधर से आ जाए, अब महाराष्ट्र में आ जाए तो देखें कि उद्धव ठाकरे, जो कि दोनों साथ लड़े थे, उद्धव ठाकरे और भाजपा, और दोनों, उद्धव ठाकरे का कहना था कि 2.5 बरस हम मुख्यमंत्री रहेंगे, 2.5 बरस आप रखिए। आखिर उद्धव ठाकरे उधर तो 2.5 बरस मुख्यमंत्री मिल के रह गए, जो अनहोनी था। भाजपा सोचा कि उद्धव ठाकरे कभी कांग्रेस के साथ नहीं जा सकता है, इसका लाभ हमको मिलेगा, लेकिन उद्धव ठाकरे वहाँ जाके 2.5 बरस तो रह गए मुख्यमंत्री। इसके बाद 2.5 बरस बचे हुए कार्यकाल के लिए भाजपा ने उनके ही लोग को तोड़ा। एकनाथ शिंदे के अधीन देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा। यह महाराष्ट्र की राजनीति है, जिसके लिए प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम देश में नरेंद्र और प्रदेश में देवेंद्र। तो न प्रदेश में देवेंद्र बचे, राष्ट्र में तो नरेंद्र हैं ही। तो इस प्रकार से देवेंद्र का कद उप मुख्यमंत्री का हो गया। और इसके बाद और भी हुआ, जब शरद पवार के भतीजे भी छोटे पवार आके भाजपा में शामिल हुए, 2 उप मुख्यमंत्री हो गए। और वो इतना बखेड़ा रोज सुप्रीम कोर्ट, रोज विधानसभा अध्यक्ष का चल रहा है, कभी चैन से लोग सांस नहीं ले रहे हैं। बहुत साधारण सी बात थी, 2.5 बरस उद्धव ठाकरे, 2.5 बरस देवेंद्र फडणवीस, दोनों मस्ती में चलते। अगर देवेंद्र फडणवीस को कुचलने के लिए ही यह सब करना था, फिर कितना क्या उठाना पड़ा भाजपा के लोग, या देश, राष्ट्र या समाज जानता है। तो ये देखिए ये स्थिति रही। उसमें देवेंद्र फडणवीस भी बहुत कुचले गए, जहां वो प्रधानमंत्री की तरफ रुख किया करते थे, तो चाणक्य ने उनको ठिकाने लगा दिया। चाणक्य होते हैं। फिर एक ये बात हो गया। अब देखिए तो देवेंद्र फडणवीस भी सल्टा दिए गए, तो सब हो ही गया। अब हम मूल रूप से आ गए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्य हैं, इनके 2 मुख्यमंत्री, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। अब देखिए केशव प्रसाद मौर्य हैं, बहुत अच्छा बात है। केशव प्रसाद मौर्य जो है वो बगावत किए हुए हैं। और इससे पहले हम आए तो थोड़ा सा ये जो जोगी जी हठी मिजाज के हैं। पूर्व में प्रधानमंत्री के कार्यालय में कार्यरत IAS अरविंद कुमार शर्मा को वे लोग भेजे कि जाइए उत्तर प्रदेश के राजनीति में दखल दीजिए, लेकिन योगी जी उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया प्रथम कार्यकाल में। MLC तो बना दिया पार्टी ने, लेकिन योगी जी इस बार मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए तैयार नहीं हुए, तो फिर वो नहीं हुए। फिर अगले टर्म जब अभी मंत्रिमंडल का 2022 में गठन हुआ, तो अरविंद शर्मा को मंत्री बनाया। नगर विकास, रोजगार और ऊर्जा मंत्री हैं। और वो सोचा जा रहा था पहले उप मुख्यमंत्री बनेंगे, ये वो सब नहीं हुआ। लेकिन अरविंद शर्मा जो IAS से रिटायर्ड, केंद्र से प्रधानमंत्री के निकटतम आदमी, उनको यहाँ रखा गया था। अब देखिए
केशव प्रसाद मौर्य अभी बगावत किए हुए किससे, तो मुख्यमंत्री से आखिरकार ये जो अयोध्या में दीप प्रज्वलन हो रहा था उस कार्यक्रम में भी नहीं गए, रूठे हुए हैं। आखिर कोई नेता जब बगावत करता है बगैर किसी के सह के नहीं करता है, वो किसी के सह पर किसी को पटकनी देने की या किसी से अदावत लेने की हिम्मत जुटा पाता है। इस प्रकार से देखेंगे तो ये केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं, ये अभी योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट बैठक में भी नहीं जा रहे हैं, ये रूठे हुए हैं, इसीलिए कि ये मौर्य हैं। और इधर बिहार में कुछ जाति का हो रहा है, तो इनको लग रहा है कि हमको भी जाति के नाम पर वहाँ कुछ लाभ दिया जाएगा। इनको लगता है कि चाणक्य कुछ इनको सह दे रहे हैं, चूँकि चाणक्य के निकट के आदमी होते हैं, तो जब कोई बड़ा नेता सह देता है तो यहाँ नेता खेल करता है। अगर चाणक्य एक बार इनको कह दे कि सीधा सीधा तुम जाके हर कार्य में शामिल हो, तुम्हारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, तुमको पार्टी से निकाल दिया जाएगा या मंत्रिमंडल से ड्रॉप कर दिया जाएगा, तो दिन है कि ये केशव प्रसाद मौर्य अस बस करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बड़े नेता का जब सह होता है तो राज्य में ये सब खेल होता है और ये खेल जारी है। पिछले टाइम भी आप देखें कि जब 1-to-1 बैठक हो रहा है तो देखें कि इनको कहाँ से एक रूम से फोटो आ गया कि ये टूल पर बैठे हुए हैं। इसकी भी बड़ी चर्चा हुई कि महाराज बैठते हैं टूल पर और जो उप मुख्यमंत्री बैठते हैं टूल पर, महाराज बैठते हैं गद्दी पर। आखिर एक रूम में जो 1-to-1 वार्ता हो रही है तो टूल पर कैसे चले गए, वीडियो कैसे लीक हो गया, ये सभी जांच का विषय है, चिंता का भी विषय है। लेकिन है क्या कि राजनीति में सब कुछ होता है, जब बड़े नेता का सह होता है। आखिर ये सह क्यों मिल रहा है, इसका एक मुख्य कारण है कि देश में समूह के पीछे शोर है कि नरेंद्र मोदी के बाद जो योगी आदित्यनाथ है वो बेजोड़ है। पूरे देश में यह इस बात का शोर है कि नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ बेजोड़ है। लेकिन ये बेजोड़ रहने दिया जाएगा तब तो बेजोड़ रहेंगे, इनको पदे पर कान पर उठा बैठी कराया जाएगा। क्योंकि हम चाणक्य हैं, आपको निकाल देंगे, आपको विवश करेंगे, प्रधानमंत्री से फोन करें। चूंकि अभी 24 में ऐसा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, जीतेंगे तब, ये सब बात है। लेकिन 2029 तक तो ये अगर रह जाएगा योगी आदित्यनाथ और बलशाली हो जाएगा। ऐसे ही अभी परम बलशाली होते जा रहे हैं, जिस प्रकार इनका कार्य व्यक्तित्व कृतित्व है पूरे दूर दूर तक फैल रहा है। इस प्रकार से हम देखें तो नरेंद्र मोदी के सिपहसालार जो चाणक्य हैं वो इनको चैन से रहने नहीं देंगे। और उसमें सहमति, चूंकि नरेंद्र मोदी के साथ एक बहुत बॉन्डिंग है, बहुत जबरदस्त अमित शाह का, तो अमित शाह के पक्ष लेंगे। पार्टी का कद कुछ भी हो, लेकिन अमित शाह का पक्ष लेके वो चाहेंगे कि इस प्रकार से कार्य हो कि हमारे बाद अमित शाह आए, पार्टी में अनेक लोग बढ़ने दिया जाएगा तब ना। पार्टी में तो गुण से भरा हुआ नेता पड़ा हुआ है, लेकिन उसको पनपने का अवसर दिया जाएगा, उसमें पानी दिया जाएगा, उसमें खाद दिया जाएगा, फलने फूलने का अवसर दिया जाएगा, भाषण कला से उसको तृप्त किया जाएगा, तब तो होगा। आखिर हम किसी को बढ़ने, जिसको देखेंगे बढ़ने तुरंत उसको उखाड़ के फेंक देंगे, जिसको देखेंगे थोड़ा बढ़ेगा उसको उखाड़ के फेंक देंगे। तो इस प्रकार से आज के दिन भाजपा चल रही है। इसी प्रकार एक बात यह भी आ रहा है कि हर हाल में योगी आदित्यनाथ को 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या अति दलित को भी वहाँ मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, यह भी एक बात चर्चा में। इसके बाद इनका अध्याय यहाँ से समाप्त कर दिल्ली में ले जाके इनको मंत्री बना दिया जाएगा। मंत्री बनाने के बाद इनका कद स्वतः समूह के बराबर हो जाएगा। वहाँ एक अच्छा खस्ता सस्ता विभाग दे दिया जाएगा, वहाँ कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि प्रदर्शन करने के लिए कप्तान होना बहुत जरूरी है, जिसके नेतृत्व में टीम रहेगा नाम उसी का होता है। अभी देखेंगे कि इनके पास मात्र 2-3 IAS के सहारे योगी आदित्यनाथ यहाँ उत्तर प्रदेश में काम चला रहे हैं। कैबिनेट तो इनको सहयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि सभी लोग अमित शाह से जुड़े हुए हैं। वो जानते हैं कि अमित शाह जो चाहेंगे वही होगा। इस प्रकार से इनके पक्ष में कम विधायक वर्तमान में, अमित शाह अपने हिसाब से टिकट भी दे रहे हैं, अपने हिसाब से विधायक तैयार कर, अपने हिसाब से रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो इनकी स्थिति जानबूझकर कमजोर की जा रही है। और ऐसा ही नहीं, ये जिन IAS से काम ले रहे हैं उस पर भी ऊपर से शिकंजा कसा जा रहा है, उस पर भी ध्यान रखा जा रहा है, कैसे क्या काम कर रहा है, कैसे करना चाहिए, ऐसे क्यों कर रहा है। यह एक स्थिति उत्तर प्रदेश की है। इसलिए यह संभावना बलवती होती है कि 3 तारीख के बाद, 3 दिसंबर के बाद जो रणनीति बनेगा उसमें
उसके प्रथम टारगेट योगी आदित्यनाथ होंगे। और टारगेट का काल जो है अभी से लेकर लोकसभा का चुनाव होगा, इतना तक इनकी विदाई तय मानी जाती है और इसके लिए इनको तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे योगी आदित्य भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, ये भी पलटवार करना जानते हैं। उस प्रकार से इनको भी अपनी तैयारी है और देखें कि इस पलटवार में कौन जीतता है कौन हारता है, यह जनता देखेगी, जनता के ऊपर छोड़। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाने का काम करें, लाइक करें और शेयर करें।